आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसने जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की यात्रा की। एक ऐसी बेदाग शख्सियत जिसने अपना राजनीतिक सफर नगर निगम से शुरू किया तो लिम्का ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला और आगे बढ़ा तो देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभों में से एक बना। एक ऐसी शख्सियत जिसे हर जाति और धर्म का स्नेह प्राप्त है। एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में जानकर आने वाली नस्लें नाज करेंगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा लाए गए एकात्मवाद के संदेश वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसका जन्म जनसंघ और जनता पार्टी के बाद हुआ और जिसके कार्यकर्ता हमेशा से गुनगुनाते रहे, भूल गए रास रंग, भूल गए छकड़ी, तीन चीजें याद रहीं, नून तेल लकड़ी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा रोपा गया जनसंघ का बीज आज सबसे ज्यादा सदस्यों वाली, सबसे ज्यादा विधायक और एमएलसी, सबसे ज्यादा पंचायत अध्यक्ष, नगरपालिका अध्यक्ष और महापौर, देश में सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकारें चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी आज एक विशाल बट वृक्ष बन चुकी है। भारत विश्व गुरु के पद पर फिर से स्थापित हो, भारत का हर प्रांत उन्नति करे, इन्हीं विचारों के साथ भारत के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पुराना है, जिसे कई बड़े नेताओं ने मिलकर लिखा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के इन्हीं नेताओं में से आज आपकी मुलाकात कराते हैं एक अनोखी शख्सियत से, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और शैक्षिक यात्रा जनसंघ से शुरू की और आज भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व से राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी। चुनौतियों से भरी इस कहानी की शुरुआत होती है केदारनाथ शर्मा उर्फ पाधाजी। उस समय जनसंघ के कार्यकर्ता हुआ करते थे। संघ के प्रति पाधाजी का समर्पण भाव ऐसा था कि एक समय तो विधानसभा चुनावों में जरूरत पड़ने पर जनसंघ प्रत्याशी की आर्थिक सहायता करने के लिए पाधाजी ने अपना गोदाम तक बेच दिया था। संघ उस समय एक ऐसा बीज था जो अंकुरित हो रहा था और इसे भाऊराव देवरस, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, कुशाभाऊ ठाकरे, श्री राम प्रकाश गुप्ता, माधव बाबू, जगन्नाथराव जोशी और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे मूर्धन्य लोग इस बीज को मिलकर सींच रहे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ा। पाधाजी के परिवार में 12 जनवरी 1964 को जन्म हुआ एक बालक का, जिसका नाम रखा गया दिनेश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की, जो आज भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभों में से एक हैं। दिनेश 6 बहनों और 3 भाइयों के बीच में आते थे, जिसकी वजह से इन्हें माता पिता के अलावा सभी बड़े भाई और बहनों का खूब लाड़ प्यार मिला। बचपन से ही पढ़ने में अव्वल रहने वाले, लगातार प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले दिनेश हमेशा अपनी कक्षा से आगे की किताबें पढ़ा करते थे। इनके सहपाठियों की माने तो वो बताते हैं कि दिनेश जब 6वीं कक्षा में थे, उसी समय इन्होंने हाई स्कूल और इंटर की किताबों का अध्ययन शुरू कर दिया था। पढ़ने में तेज होने की वजह से इनसे जो आगे की कक्षाओं के साथी संगाती थे, इनसे अपना होमवर्क खूब करवाते और ये सब करने के बदले दिनेश को मिलती क्या? गुरु की उपाधि। यानी बचपन से ही सब दिनेश को गुरु कहने लगे। गुरु का संबोधन इन्हें इतना भाया कि इन्होंने पढ़ लिख कर गुरु बनने की ही ठान ली। पिता संगठन से जुड़े थे तो स्वाभाविक रूप से दिनेश का भी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच पिता के साथ उठना बैठना हुआ। उस समय संगठन आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। पाधाजी संगठन को आगे बढ़ाने में तन मन और धन से समर्पित होकर काम कर रहे थे। पिता की संघ के प्रति समर्पण भावना को देखकर बेटा कैसे पीछे रहता। कम उम्र के दिनेश अपने साथियों के संग जनसंघ का उत्साह बढ़ाने के लिए खूब उछल कूद करते। युवा मन में अंगड़ाई लेते ये विचार शायद आने वाले दिनों के थे, जो जनसंघ को उसके परिवर्तित रूप यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के बाद आज मिला है। समय के साथ दिनेश की पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ती है। धीरे धीरे पाधाजी अपना कारोबार बढ़ाते हैं।
पिता का व्यवसाय अच्छा चलने लगता है। पिता चाहते हैं कि बेटा कॉमर्स की पढ़ाई करे और उनका बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन माँ चाहती है कि बेटा डॉक्टर बने। दिनेश के अंतर मन में तो कुछ और ही चल रहा था। माता पिता दोनों की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दिनेश ने सभी कक्षाओं को प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया, कॉमर्स की पढ़ाई पूरी की, एमकॉम, डीपीए और पीएचडी की और डॉक्टर बन गए। ऐसा करके डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी माता और पिता दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। वर्ष 1988 में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में एक अस्थायी अंशकालिक प्रवक्ता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद कॉमर्स विभाग में आप स्थायी प्रवक्ता, फिर रीडर और इसके बाद में प्रोफेसर हो गए। विश्वविद्यालय में आपने अपने प्रोफेसर कार्यकाल के दौरान लगभग 20 से अधिक छात्रों को पीएचडी के लिए दिशा प्रदान की, 6 पुस्तकों का लेखन और लगभग 3 दर्जन शोध पत्रों को लिखने का काम किया, जिसे इनके शैक्षणिक करियर के बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के रूप में जाना जाता है। अपने छात्र जीवन के समय में ही डॉक्टर दिनेश शर्मा राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में खास दिलचस्पी रखते थे। कहते हैं, छात्र राजनीति के दौरान जिस दल को डॉक्टर शर्मा का समर्थन रहता था, वो ही दल विजयी घोषित होता था। शायद इसीलिए डॉक्टर दिनेश शर्मा को उस समय के अखबार छात्र राजनीति का चाणक्य कहा करते थे। जिस वक्त डॉक्टर दिनेश शर्मा अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उसी वक्त पहली बार आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक छात्र विंग एबीवीपी में कदम रखा और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद वर्ष 1987-88 में डॉक्टर दिनेश शर्मा को लखनऊ विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इनके साधारण, सरल जीवन और बेहतर राजनीतिक परिणामों के चलते इन्हें सबसे पहले 1990 में प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया और वर्ष 1993 में इन्हें भारतीय युवा जनता मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुना गया और इस पद पर आप 1998 तक रहे। यूं तो डॉक्टर दिनेश शर्मा की उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मोटे तौर पर देखें तो राजनीतिक करियर की शुरुआत में आप भाजपा ऐशबाग वार्ड के अध्यक्ष बनाए गए, बाद में मध्य मंडल लखनऊ के उपाध्यक्ष, लखनऊ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य से होता हुआ सफलता का ये राजनीतिक और शैक्षिक सफर कई पड़ावों से होकर गुजरा। भाऊराव सेवा न्यास ट्रस्ट और माधव सेवा आश्रम के सदस्य के रूप में भी आपने जिम्मेदारियों को संभाला। इसी दौरान भारतीय शिक्षण मंडल, विश्व संवाद केंद्र, सेवा भारती, राष्ट्रीय शैक्षिक संघ और विद्या भारती जैसे संगठनों में काम करने का भी अवसर आपको मिला। इसी के साथ ही कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन और 1 दर्जन से अधिक सामाजिक धार्मिक संगठनों के प्रभारी भी आप रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में विश्व संवाद केंद्र के मीडिया सेंटर पर बैठकर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में अन्य वरिष्ठ जनों का बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया। वर्ष 1998 में आप पर्यटन विकास निगम के उपाध्यक्ष और उसके बाद अध्यक्ष बने और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला, जहां आपने उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीतियों को तैयार किया। उसके बाद आप राष्ट्रीय युवा आयोग के सदस्य बने और देश की युवा नीति को तैयार करने में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद वो दौर आया जब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे। डॉक्टर दिनेश शर्मा उनकी चुनाव संचालन समिति के सदस्य थे। उनके चुनाव में उनके आप कार्यालय प्रभारी भी बने। ये संगठन के साथ लंबे समय तक जुड़े रहने के अनुभव का ही परिणाम था कि लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले लालजी टंडन हों, राजनाथ सिंह जी हों या लखनऊ पूर्व से पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले कलराज मिश्र हों, इन सभी के चुनाव संयोजक के रूप में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं पूरी निष्ठा से निभाई। डॉक्टर दिनेश शर्मा का शैक्षिक और राजनीतिक सफर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। संगठन के प्रति समर्पण,
एक साफ सुथरा व्यक्तित्व और अध्ययन अध्यापन से भरपूर अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड देखकर संगठन की नजर एक खास मकसद से डॉक्टर दिनेश शर्मा पर पड़ती है। ये साल था 2006, जब एक दिन डॉक्टर दिनेश शर्मा के नंबर पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ से डॉक्टर शर्मा को लखनऊ का महापौर चुनाव लड़ने के लिए बोला जाता है। फोन अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। वाजपेयी जी का आदेश डॉक्टर दिनेश शर्मा के लिए एक गुरु आदेश था। जिम्मेदारी बड़ी थी, लेकिन गुरु को निराश भी तो नहीं कर सकते थे। इस जिम्मेदारी को आखिर निभाया कैसे जाए? ना पैसे की व्यवस्था, ना कोई दूसरे संसाधन, आखिर चुनाव लड़े तो कैसे? इस सवाल को जब डॉक्टर शर्मा ने अटल जी से पूछा तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि चुनाव पैसों और संसाधनों से ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि व्यक्तिगत छवि और प्रयत्नों से भी लड़ा जा सकता है। डॉक्टर शर्मा बोले, क्या अटल जी आप हमारे चुनाव में आएंगे? अटल जी ने कहा कि पार्टी के दूसरे काम देखने के चक्कर में नगर निगम के चुनाव में जाने के लिए अभी वक्त तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। नामांकन होता है, 2006 में चुनाव की घोषणा की जाती है, सभा का आयोजन कपूरथला पर तय किया जाता है। भारी भीड़ इकट्ठी होती है। लोगों को इंतजार था अटल जी का। लोगों में उत्साह था कि अटल जी आने वाले हैं। 2006 की उस जनसभा में मैं भी एक भीड़ का हिस्सा था। अटल जी को देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन तभी पता चलता है कि अटल जी को 103 डिग्री बुखार है। वो उठने और बैठने में, चलने में असमर्थ हैं। लेकिन ये अटल जी थे जो कहते थे, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। बुखार और कमजोरी की परवाह किए बिना डॉक्टर शर्मा के आग्रह पर अटल जी कुछ मिनट के लिए मंच पर आते हैं। मैंने अटल जी को पहली बार कमजोर देखा। वो मंच पर धीरे धीरे अपने कांपते हुए शरीर के साथ आगे बढ़ रहे थे। पब्लिक उत्साहित होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी, हमारा नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो। अटल जी पब्लिक का अभिवादन करने के लिए आगे आते हैं और माइक को थाम लेते हैं। अटल जी आहिस्ते से अपने अंदाज में बोले, आप ऐसा नेता चाहते हो जो धीरे धीरे चले? अरे ऐसा नेता चुनो जिसके घुटने सीधे हों, जल्दी जल्दी चल सके। अरे जिसमें कम से कम जोश तो हो। एक बार पब्लिक में फिर से नारा बुलंद होता है, देश का नेता कैसा हो। पब्लिक चिल्लाती है, अटल बिहारी जैसा हो। तभी एक महिला खड़ी होकर बोलती है कि लखनऊ का नेता कैसा हो, और अटल जी तुरंत बात को कैच करते हैं, कुर्सी से उठकर खड़े होते हैं और डॉक्टर दिनेश शर्मा की तरफ इशारा करके बोलते हैं, ऐसा हो। अटल जी का इशारा पाते ही पब्लिक में नारा बुलंद हुआ, लखनऊ का नेता कैसा हो, डॉक्टर दिनेश शर्मा जैसा हो। उस महान राजनेता ने 5 मिनट के भीतर ही डॉक्टर दिनेश शर्मा का राजनीतिक कद कहीं से कहीं पहुंचा दिया। ये अटल जी की तरफ से डॉक्टर दिनेश शर्मा को 2006 के महापौर चुनाव की जीत का आशीर्वाद था। अटल जी के जादुई शब्दों ने अपना कमाल कर दिखाया। डॉक्टर दिनेश शर्मा को उनके जनहितैषी सकारात्मक व्यक्तित्व का प्रमाण पत्र जनता ने 2006 के महापौर चुनाव में जिता कर दिया। कलराज मिश्र के मार्गदर्शन, अटल जी के आशीर्वाद और संगठन के समर्पित कार्यकर्ताओं की सहायता से समाजवादी पार्टी के अलावा कांग्रेस के सभी उम्मीदवारों को शिकस्त देते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा आखिर 2006 में होने वाले महापौर के इस चुनाव में विजयी घोषित किए जाते हैं। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बल्कि गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके आमंत्रण पर कई बार डॉक्टर दिनेश शर्मा गुजरात में होने वाले महापौर सम्मेलनों में गए और वहां पर जाकर उन्होंने अपने अनुभवों को बांटा। महापौर का पहला कार्यकाल सफलतापूर्वक पूरा हुआ। बारी आई दूसरे महापौर चुनाव की। डॉक्टर दिनेश शर्मा को इस बार फिर से महापौर का चुनाव लड़ने के लिए आदेश दिया गया। अटल जी अब बीमार रहने लगे थे। पिछली जीत के लिए दिया गया अटल जी का आशीर्वाद ध्यान में रखते हुए इस बार डॉक्टर शर्मा ने सिर्फ 2 से 3 लाख रुपए की सहायता से बिना किसी जनसभा, बिना किसी कार्यालय और किसी भी तरह के होर्डिंग पोस्टर लगाए बिना चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2012 में होने वाला महापौर का चुनाव तब होना था जब विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की
करारी हार हो चुकी थी। यानी ये वो समय था जब भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ में 7 में से 6 सीटों पर हार हो चुकी थी। भाजपा की इस हार के लगभग 2 महीने बाद ही महापौर का चुनाव था। इस महापौर चुनाव के लिए पूरा विपक्ष एकजुट था, यानी कांग्रेस को सभी दलों ने अपना समर्थन दे दिया था। समय विपरीत था। विधानसभा चुनावों में हार के बाद कार्यकर्ताओं में भी उत्साह धीमा पड़ने लगा था। लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा के आह्वान पर एक बार फिर से महापौर का चुनाव जिताने के लिए कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ आगे बढ़े और एक बार फिर लखनऊ के 110 वार्डों में से अधिकांश वार्डों पर डॉक्टर दिनेश शर्मा ने जीत का परचम लहरा दिया। 2012 में डॉक्टर दिनेश शर्मा दूसरी बार विजयी हुए थे। सबसे अधिक मतों से जीतने पर डॉक्टर दिनेश शर्मा का लिम्का बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया और दिल्ली में लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और राजनाथ सिंह जी द्वारा इनका अभिनंदन भी किया गया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और डॉक्टर दिनेश शर्मा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये संगठन के अलावा नरेंद्र मोदी का डॉक्टर शर्मा पर व्यक्तिगत भरोसा था, जो डॉक्टर शर्मा ने अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा से जीता था। डॉक्टर दिनेश शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कार्यक्रम सदस्यता महाअभियान का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया, जहां इनके पास चीन की पीपुल्स पार्टी के 8 करोड़ की सदस्यता संख्या को पार करने का लक्ष्य था। इस लक्ष्य को पूरा करने के दौरान डॉक्टर दिनेश शर्मा को देश के प्रदेशों के कई विभिन्न जनपदों में प्रवास करने का अवसर मिला, कार्यकर्ताओं से भेंट हुई और ये अवसर देश के अलग अलग प्रांतों में पार्टी की मजबूती अनुभव करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर था दिनेश शर्मा जी के लिए। इस महाअभियान का राष्ट्रीय संयोजक बन जाने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के नेतृत्व में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सदस्यों की संख्या 11 करोड़ से ऊपर पहुंचा दी, जो कि एक रिकॉर्ड बन गया। 3 साल से ज्यादा डॉक्टर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में पूरी निष्ठा और समर्पण भावना से कार्य करते रहे। सदस्यता महाअभियान के संयोजक के अलावा डॉक्टर दिनेश शर्मा गुजरात प्रदेश के प्रभारी भी बनाए गए। डॉक्टर दिनेश शर्मा के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद ये एक ऐसा ब्राह्मण चेहरा उभर कर आया जिसे हर धर्म और जाति के लोगों का स्नेह प्राप्त था। भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ भी खूब मिला। भाजपा को गुजरात में सफलता मिली। इसी दौरान हरियाणा में मुख्यमंत्री चयन और राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी डॉक्टर दिनेश शर्मा प्रभारी बनाकर भेजे गए, जहां इन्होंने अपने विवेक, बुद्धिमत्ता से सही और सटीक निर्णय लेने में सरकार की सहायता की। ये डॉक्टर शर्मा के सर्वधर्म समभाव वाले व्यक्तित्व का ही कमाल था कि इनकी सभी जनसभाओं में हर जाति, धर्म और संप्रदाय से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर दिखे। 2017-2019 के चुनावों में नजर डालें तो इनकी जनसभाओं के दौरान भारी संख्या में ब्राह्मण और बुद्धिजीवी वर्ग ने हिस्सा लिया। इनकी सर्वधर्म समभाव की नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि डॉक्टर दिनेश शर्मा को ब्राह्मण और बुद्धिजीवी यानी किसी भी धर्म या जाति से जुड़े शिक्षित वर्ग ने सहज रूप से स्वीकार किया। जब 2017 में उत्तर प्रदेश के भीतर योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उस समय डॉक्टर शर्मा को उप मुख्यमंत्री पद का दायित्व दिया गया। उप मुख्यमंत्री बनने के अलावा इन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आईटी, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण 4 मंत्रालय भी दिए गए। डॉक्टर शर्मा के कुशल नेतृत्व में इन 4 मंत्रालयों में से 3 मंत्रालयों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली। इनके अंडर में आने वाला माध्यमिक शिक्षा विभाग एक ऐसा मंत्रालय था जिसमें इन्होंने बिना एक भी पैसा खर्च किए नकल विहीन परीक्षा के सपने को साकार करके दिखा दिया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में ही आजादी के बाद पहली बार पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया गया, जिसमें एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को लागू किया गया और उच्च शिक्षा में भी जो गुणवत्तापूर्ण सुधार किए जा सकते थे वो किए गए। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में
पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, भाऊराव देवरस शोध पीठ, महात्मा गांधी रोजगार सृजन पीठ, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन पीठों की स्थापनाएं की गई। इसी दौरान संस्कृत के विद्यालयों में जो खाली पद थे उन पर भर्तियां हुई और संस्कृत विद्यालयों के भवनों का जीर्णोद्धार भी करवाया गया। कई विद्यालयों में संस्कृत की शिक्षा प्रारंभ हुई और लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत का एक बड़ा अभिनव गुप्त संस्थान बनाकर तैयार कर दिया गया। समाचार पत्रों की माने तो उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शैक्षिक क्रांति की एक मिसाल बन गया। विपक्ष में 93 यानी कि 93 सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 7 सदस्यों की पार्टी से शुरू हुआ ये सफर जब आगे बढ़ा तो वर्ष 2017 के दौरान डॉक्टर शर्मा विधान परिषद में नेता सदन बने। धीरे धीरे पार्टी ने उपलब्धियां हासिल की, सदस्यों की संख्या आगे बढ़ी। नेता सदन के रूप में हाजिर जवाबी से सरकार का पक्ष रखने में विपक्ष लोहा मानता था। अल्पमत होने के बाद भी सरकार के सभी विधेयक पास हुए। आज 37 साल के बाद योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के भीतर 2/12/2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। बात 2017 के चुनावों की हो या 2019 के लोकसभा चुनावों की, डॉक्टर दिनेश शर्मा एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में सामने आए। इनकी जनसभाओं में अपार भीड़ ने हिस्सा लिया और इनके राष्ट्र हितैषी सद्विचारों को सुनकर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का काम किया। अगर इनके फेसबुक पेज को देखें तो कोरोना के बाद पिछले विधानसभा चुनावों में 1 नवंबर से 3 मार्च तक डॉक्टर शर्मा के लगभग 247 से भी ज्यादा चुनावी कार्यक्रम नजर आते हैं, जिनमें अपार भीड़ ने हिस्सा लिया। सुल्तानपुर, आगरा के एतमादपुर की सभा, मथुरा की जनसभा, साहिबाबाद में सुनील शर्मा की सभा, गाजियाबाद की कठिन सीट जो थी उस पर चुनाव लड़ने वाले नंदकिशोर गुर्जर की सभा, जेवर नोएडा में धीरेन्द्र सिंह की जनसभा, शाहजहांपुर पीलीभीत की जनसभाएं, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों की जनसभाओं समेत ब्रज क्षेत्र और अवध के मध्य क्षेत्र की जनसभाओं में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की विजय का शंखनाद कर दिया। इनके 5 साल के उप मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान 2017 से पहले उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में जो भी कमियां थीं वो एक एक करके ठीक की गई और उत्तर प्रदेश में शिक्षा नीति 80% लागू होने का एक रिकॉर्ड बन गया। माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा से संबंधित स्टूडेंट्स, कर्मचारी और शिक्षक जो पिछले वर्षों में आंदोलन करते रहते थे, धरने देते रहते थे, वो इनके समय में बिल्कुल नहीं हुए, बल्कि शिक्षा जगत से जुड़े ऐसे कितने ही शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी रहे जो अन्य पार्टियों के समर्थक थे, लेकिन डॉक्टर दिनेश शर्मा से प्रभावित होकर न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक बन गए, बल्कि उन्होंने प्रचारक के रूप में अन्य लोगों को पार्टी के विजन से परिचित करवाकर बीजेपी की जीत में महत्वपूर्ण भागीदारी भी निभाई। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद अब इनके आवास में इनसे मिलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ यही दर्शाती है कि मिलनसार स्वभाव के डॉक्टर दिनेश शर्मा का प्रवास जब अलग अलग प्रांतों के अलग अलग जनपदों में हुआ तो हर जिले के कार्यकर्ताओं से इनके संबंध आत्मीय बने और अब उन्हीं कार्यकर्ताओं के लिए डॉक्टर शर्मा के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि आज विभिन्न राजनीतिक दलों में आज जो नेता और मंत्री हैं वो कभी ना कभी शैक्षिक स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर डॉक्टर दिनेश शर्मा से जुड़े रहे हैं। छात्र राजनीति से लेकर अब तक डॉक्टर शर्मा की अपनायत से भरी साफ सुथरी जनप्रिय छवि जितनी हिंदुओं और मुस्लिमों में है उतनी ही सिख और ईसाई समुदायों में भी दिखाई देती है। इनकी जनहितैषी और साक्षर छवि से दलित भी प्रभावित हुए, जिनमें खासतौर से वाल्मीकि और धानुक समाज के लोगों ने इन्हें दोनों महापौर चुनावों में जीत दिलवाने के लिए महत्वपूर्ण साथ और सहयोग दिया। डॉक्टर दिनेश शर्मा को जनसंघ से लेकर भाजपा तक की यात्रा के साक्षी के रूप में देखा जा सकता है। ये पुराने और नए दोनों ही परिपाटियों वाली नेतृत्व क्षमताओं के बीच के समागम की एक कड़ी के रूप में नजर आते हैं।
जिन्होंने नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, राम प्रकाश गुप्ता, कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह से लेकर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे लोगों के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त किया, तो वहीं वो अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी जैसे संगठन को समर्पित महान नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ऊर्जा, निष्ठा और समर्पण भावना से आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश आज प्रगति की ओर अग्रसर है। इस नई सरकार में डॉक्टर दिनेश शर्मा पार्टी को मजबूत करने की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में नजर आ रहे हैं। ये सच्ची कहानी थी डॉक्टर दिनेश शर्मा की। इनका राजनीतिक और शैक्षिक जीवन हमें एक संदेश देता है। इसे अगर मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपसे कहूं तो ये पंक्तियां हैं, जीवन सत्य जानने के लिए आवाज दे रहा है, बस अपने जैसे हो जाओ। सृष्टि की अनंत कृपाएं बस इसी होने के इंतजार में हैं। फिर खुल जाएगा दरवाजा संतुलन का, ज्ञात से अज्ञात का, ना जीत का ना हार का, बस अंधेरे से प्रकाश का। जीवन सत्य जानने के लिए आवाज दे रहा है, बस अपने जैसे हो जाओ। फिर हर बाधा तुम्हारी बुनियाद बनेगी, हर अड़चन तुम्हें आशीष देगी, हर चुनौती से तुम चमक उठोगे। जीवन सत्य जानने के लिए आवाज दे रहा है, बस अपने जैसे हो जाओ। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज के एपिसोड को हम यहीं विराम देंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से। तब तक के लिए नमस्कार।